हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12वां है आपका। चैप्टर नंबर 12वां है आपका और वो है प्रकाश की प्रकृति। चैप्टर नंबर मैंने आपको इससे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ा दी है, किरण प्रकाश की पढ़ाई है। आपका अगला चैप्टर है 12वें नंबर का चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, तो हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में बेसिकली यहाँ वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पर हम तरंग प्रकाश की का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तरंग प्रकाश की का अध्ययन करेंगे। वेव ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वेव ऑप्टिक्स का अध्ययन करेंगे। समझ में नहीं बात? ठीक है। इससे पहले हम रे ऑप्टिक्स का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की, बात करते हैं तरंग प्रकाश की बात करते हैं। तो देखो, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आपको पता है, मैं आपको 13वां चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, प्रकाश की वेव प्रकृति वाला। प्रकाश की वेव प्रकृति बताई थी, कणीय प्रकृति बताई थी और तरंगीय प्रकृति बताई। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए। समझ? तो कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था, वो देवतात्रेय ने दिया था। किसने दिया था? देवतात्रेय ने दिया था। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, पहला जो सिद्धांत था वो था किसका? देवतात्रेय का। किसका? देवतात्रेय का सिद्धांत था। वैज्ञानिक का नाम है देवतात्रेय। क्या नाम है? देवतात्रेय का सिद्धांत है। और देवतात्रेय नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि कणिका सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था। समझ में आई बात? ठीक है। देवतात्रेय नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था। लेकिन ये कणिका सिद्धांत को आगे नहीं पहुंचा पाए। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बारे में कुछ ज्यादा समझा नहीं पाए। वास्तविक जो श्रेय जाता है कणिका सिद्धांत का, वो जाता है, वास्तविक जो श्रेय जाता है कणिका सिद्धांत का, वो न्यूटन को जाता है। किसको जाता है? न्यूटन को। आप सुना होगा, न्यूटन बहुत फेमस वैज्ञानिक है। तो देवतात्रेय ने जो सिद्धांत दिया है, देवतात्रेय ने जो सिद्धांत दिया था, देवतात्रेय नामक वैज्ञानिक ने जो कणिका सिद्धांत दिया था, उस कणिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? न्यूटन ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया था? न्यूटन ने बढ़ाया था। ठीक है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत होता है। दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। समझ में आई बात? ठीक है। न्यूटन ने अपना एक कणिका सिद्धांत दिया है। और न्यूटन ने जो कणिका सिद्धांत दिया था, उसमें क्या बताया कि जो प्रकाश है, वो कणों के रूप में होता है। समझ? किसके रूप में होता है? कणों के रूप में होता है। जब कोई प्रकाश स्रोत है, उससे जब प्रकाश उत्सर्जित हो रहे हैं, तो प्रकाश के क्या उत्सर्जित हो रहे हैं? कण उत्सर्जित हो रहे हैं। तो जो न्यूटन है, न्यूटन ने बात की थी 1665 में। कितने बात की थी? 1665 में। समझेंगे? ठीक है। 1675 की बात है ये, 1675 की बात है। लगभग 1675 में न्यूटन ने, 1675 की बात है, न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया। और कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने प्रकाश को कण कहा था। क्या कहा था? कण कहा था कि प्रकाश क्या है? कण है। किसी भी स्रोत से यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके रूप में हो रहा है? कण के रूप में हो रहा है। समझ में? तो आपको तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दो लाइन्स में लिख देंगे। ठीक है। तो पहला मैं कणिका सिद्धांत की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ कणिका सिद्धांत में आगे बात करेंगे। जो न्यूटन है, न्यूटन कह रहा है कि जो किसी प्रकाश स्रोत से यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो किसके रूप में जा रहा है? कणों के रूप में जा रहा है, कणिकाओं के रूप में जा रहा है। उसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपवर्तन और परावर्तन की क्या की थी? व्याख्या की थी। अपवर्तन की क्या व्याख्या की थी? परावर्तन। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी, जैसे कि व्यतिकरण है, ठीक है, विवर्तन है, इनकी जो व्याख्या करने में न्यूटन था, वो क्या रहा था? असफल रहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि जब प्रकाश है, जब ये कणिकाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं,
जब ये कणिकाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो माध्यम का जो तल होता है, ठीक है, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन कणिकाओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इन कणिकाओं का वेग और दिशा बदल जाती है। समझ में ये बात? ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को आपको मैं पूरा नोट्स बना के लिखाऊंगा, आप नोट्स बनाते रहें इसके, ठीक है, समझ में ये बात? तो सबसे पहले बात करते हैं हम कणिका सिद्धांत की, न्यूटन के। देखो पहले इसने कणिका सिद्धांत दिया किसने? देकार्त्रे ने दिया। किसने दिया है? देकार्त्रे नामक वैज्ञानिक ने कणिका सिद्धांत दिया है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं समझा पाए, ठीक है। इसके बारे में आगे जो रिसर्च की है, ठीक है, वो की है इसने न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1675 में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। किसके रूप में गति करता है? कणों के रूप में गति करता है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं न्यूटन ने 1675 में कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश कणों के रूप में, कणिकाओं के रूप में गति करता। प्रकाश कणिकाओं के रूप में गति करता है। समझ में बात? ठीक है, न्यूटन ने अपना 1675 में कणिका सिद्धांत दिया और ये बताया कि प्रकाश है किसके रूप में गति करता है? कणिकाओं के रूप में गति करता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की। न्यूटन ने अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की। समझ में आई बात? न्यूटन ने अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की और बताया कि प्रकाश का जो वेग होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जब भिन्न भिन्न माध्यमों के तल पर, ठीक है, और बताया जब ये कणिकाएं भिन्न माध्यमों के तल, जब ये कणिकाएं भिन्न माध्यमों के पृथक्कारी तल पर आपतित होती हैं, पृथक्कारी तल पर आपतित होती हैं, तो इनका वेग में दिशा बदल जाती है। समझ में आई बात? वेग में दिशा बदल जाती है। समझ में बात? तो आप स्टार्टिंग करना है आपको, तो आप एक ऊपर लाइन लिखेंगे, प्रकाश की प्रकृति के बारे में भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न मत दिए हैं। समझ में बात? ठीक है, पहला सिद्धांत आप यहां से डालेंगे, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पहला सिद्धांत आप डालेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और कणिका सिद्धांत न्यूटन ने 1675 में अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया।
और बताया कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपवर्तन तथा परावर्तन गुणधर्म की क्या की थी, व्याख्या की और बताया जब कणिकाएं भिन्न भिन्न माध्यमों की पृथक्कारी दर पर आपतित होती हैं तो इनका वेग व दिशा बदल जाती है। समझ में आई बात। तो ये आपका था कणिका सिद्धांत, कौन था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बाद आता है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। किसका आता है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन नामक वैज्ञानिक आते हैं, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने अपना तरंग सिद्धांत दिया है, ठीक है। हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने, देखो न्यूटन ने एक बात कही थी, जब न्यूटन ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था तो न्यूटन ने एक बात कही थी, न्यूटन ने अपना जब कणिका सिद्धांत दिया था तो एक बात कही थी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो कणिकाओं या प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, क्या जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो तरंग सिद्धांत था, हाइगेन का तरंग सिद्धांत था, वो बिल्कुल विरोधी था, किसके, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बिल्कुल विरोधी था। और इसने बताया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, पहली बार तो इसने प्रकाश को तरंग कहा था, इसने हाइगेन ने कहा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। क्या प्रकाश क्या है, एक तरंग है। प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, किसके रूप में गति करता है, तरंग के रूप में गति करता है, ठीक है। और बताया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल है या वेग है उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत था ये न्यूटन का विरोधी था, ये सिद्धांत है हाइगेन का, ये न्यूटन का विरोधी है। इसका विरोधी है, न्यूटन का विरोधी सिद्धांत है, बिल्कुल विरोधी सिद्धांत है। क्योंकि न्यूटन क्या कह रहा है, न्यूटन ने जब बात की थी, जब न्यूटन ने अपने प्रयोग किए अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या की तो उसने बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। लेकिन इसने बताया कि प्रकाश तरंग है और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करता है तो उसकी चाल घट जाती है, समझ में बात, ठीक है। लेकिन इसलिए इसकी जो हाइगेन के सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिकों ने उस समय स्वीकार नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई उसने मान लिया कि वैज्ञानिक ने मान लिया, हाँ भाई मान लिया हाइगेन ने बताया कि प्रकाश का एक तरंग है, ठीक है। लेकिन तरंग को तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो निर्वात में आ रहा है, किसमें आ रहा है, निर्वात में आ रहा है, वहां तो कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तरंग सिद्धांत है हाइगेन का, कुछ वैज्ञानिक ग्रुप, कुछ जो ग्रुप था वैज्ञानिकों का, उसने इसको स्वीकार नहीं किया कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब तरंग है प्रकाश तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो इसका कारण हाइगेन ने बताया था, इसकी पुष्टि की थी हाइगेन ने एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी। हाइगेन ने तरंग संचरण के लिए एक माध्यम की कल्पना की थी, काल्पनिक माध्यम, क्या था, काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी। और उस काल्पनिक माध्यम का नाम दिया था ईथर, क्या नाम दिया था, ईथर नाम दिया था, समझ में आया, ठीक है। अब ये जो काल्पनिक माध्यम था उसने बताया कि उस समय हाइगेन प्रयोग कर रहा था, हाइगेन ने जिस समय अपना तरंग सिद्धांत दिया था उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ज्ञात थी। यांत्रिक तरंगों के भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश वही तरंग कैसे हो सकती है, प्रकाश जब तरंग है तो तरंग आप जानते हो, तरंग मैंने आपको 11वीं क्लास में तरंग के बारे में बताया कि तरंग क्या होता है, तरंग एक किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है, 11वीं क्लास में बताया, किसी माध्यम में आपने शांत जल में पत्थर फेंका तो विक्षोभ उत्पन्न हुआ। तरंग एक किसी माध्यम में क्या है, विक्षोभ है जो अपना बिना रूप परिवर्तित करते हुए कहाँ बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, तरंग के बारे में आपको बताया। और तरंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। उस समय जब हाइगेन प्रयोग कर रहे थे उस समय कौन सी तरंगें ज्ञात थी, यांत्रिक तरंगें। तो जब वैज्ञानिकों के ग्रुप ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है कि जो तरंग है
तो तरंग के लिए तो भाई क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। ठीक है, माध्यम हो, जो प्रकाश को आप तरंग कह रहे हैं, तो प्रकाश तो सूर्य से आ रहा है पृथ्वी तक, तो निर्वात माध्यम है। कैसा माध्यम, माध्यम है ही नहीं, कैसा है, निर्वात माध्यम है। ठीक है, माध्यम कैसा है, निर्वात है। तो जो पुष्टिकरण किया था हाइगेन ने, एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी और उस माध्यम का नाम दिया था, काल्पनिक माध्यम का नाम दिया था ईथर। क्या नाम दिया था, ईथर। अब ये ऐसा माध्यम था ईथर कि इसका घनत्व न्यूनतम, घनत्व क्या होता है, घनत्व इसका होता है न्यूनतम। क्या होता है, न्यूनतम। समझ में नहीं आया, घनत्व होता है न्यूनतम। कैसा होता है, न्यूनतम। और प्रत्यास्थता, इसकी प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता, इसकी प्रत्यास्थता होती है अधिकतम। क्या होती है, अधिकतम। समझ में आया, तो अधिकतम होती है इसकी प्रत्यास्थता, घनत्व होता है न्यूनतम। तो हाइगेन ने बताया, हाइगेन ने काल्पनिक माध्यम दिया था उन तरंगों के संचरण के लिए जिसका नाम था ईथर। क्या नाम दिया था उसने, एक काल्पनिक माध्यम दिया, उसका नाम दे दिया था ईथर। और इस ईथर के बारे में बताया था कि इसका घनत्व न्यूनतम है, बहुत कम है, और प्रत्यास्थता क्या है, बहुत अधिक है। जब इसका घनत्व न्यूनतम है तो आसानी से कोई भी वेव इसमें क्या कर सकती है, कोई भी तरंग इसमें आसानी से ट्रेवल कर सकती है। समझ में बात, क्या कर सकती है, चल सकती है, कोई भी तरंग इसमें आसानी से चल सकती है। समझ में बात। और इसी के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगेन ने अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या की थी। समझ में बात, ठीक है, अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या की थी, व्यतिकरण की व्याख्या की थी, विवर्तन की। लेकिन न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये मानने को तैयार नहीं था कि भाई ये ऐसा होता है, कि न्यूटन ने व्यतिकरण की व्याख्या भी नहीं कर पाया था न्यूटन। समझ में बात। तो हाइगेन का एक तरंग सिद्धांत देखें तो हाइगेन ने जो अपना तरंग सिद्धांत दिया है वो 1678 में दिया है। किसने दिया है, 1678 में दिया है। ठीक है, 1678 में इसने अपना क्या दिया है, तरंग सिद्धांत दिया है। अब हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेन ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है। प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, और उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ही ज्ञात थी। उस समय कौन सी तरंग ज्ञात थी, यांत्रिक तरंगें ही ज्ञात थी। ठीक है, तो उसने यांत्रिक इन तरंगों को, प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए काल्पनिक माध्यम बताया ईथर, जिसका घनत्व न्यूनतम तथा प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिकतम होती है। समझ में आई बात। ठीक है, इसलिए ये जो तरंगें हैं इसमें आसानी से क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। तो आप हेड डालेंगे फटाफट, भैया हाइगेन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो लिखो हाइगेन के तरंग सिद्धांत, फटाफट लिखो। 1678 में हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1678 में हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, और बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, और बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ही ज्ञात थी। उस समय केवल यांत्रिक तरंगें, उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ही ज्ञात थी, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। और उस काल्पनिक माध्यम का नाम हाइगेन ने ईथर दिया, और उस काल्पनिक माध्यम का नाम हाइगेन ने ईथर दिया। उस काल्पनिक माध्यम का नाम हाइगेन ने ईथर दिया, जिसका घनत्व न्यूनतम तथा प्रत्यास्थता अधिकतम होती है। जिसका घनत्व न्यूनतम तथा प्रत्यास्थता अधिकतम होती है, जिससे ये प्रकाश तरंगें इसमें आसानी से गति कर सकती हैं। जिससे ये प्रकाश तरंगें इसमें आसानी से गति कर सकती हैं। प्रकाश तरंगें इसमें आसानी से गति कर सकती हैं। और हाइगेन ने बताया कि जब प्रकाश, और हाइगेन ने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
या विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है, उसकी चाल घट जाती है। इस प्रकार हाइगेन ने अपने सिद्धांत के द्वारा, इस प्रकार हाइगेन ने अपने सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या की, अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या की। समझ में बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, आप लिख लेना इसको। ठीक है, इसके बाद में जो वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है, ठीक है, इसके बाद में वैज्ञानिक आए थे फोको। कौन से आए थे? फोको वैज्ञानिक आए थे। अपना फोको ने दिया था, फोको ने केवल कुछ नहीं कहा था, ये कहा था, एक ही लाइन कही थी, फोको का सिद्धांत, फोको। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखा फोको का सिद्धांत। समझ में बात? फोको का सिद्धांत। ठीक है, फोको जो वैज्ञानिक थे, फोको वैज्ञानिकों ने हाइगेन का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? हाइगेन का समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि जब वायु से जल में प्रकाश की तरंगें जाती हैं तो उनकी चाल घट जाती है। जब वायु से प्रकाश की तरंगें जल में जाती हैं तो उसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। तो फोको ने बताया कि जब प्रकाश तरंगें विरल माध्यम से, तो यहाँ लिख देंगे फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। समझ में बात? उसकी चाल क्या जाती है? घट जाती है। ये बताया था, किसने बताया था? फोको नामक वैज्ञानिक के बाद में इन्होंने, फोको नामक वैज्ञानिक ने हाइगेन का ही समर्थन किया है। समझ में बात? तो कुछ वैज्ञानिकों ने, जब फोको नामक वैज्ञानिक ने ये बताया तो कुछ वैज्ञानिकों जो ग्रुप था उसने ये स्वीकार कर लिया कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहीं का क्या है? सही है। हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहीं का क्या है? सही है। समझ में बात? ठीक है, तो इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे फ्रेनल। कौन से आए थे? फ्रेनल आए थे। फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के ध्रुवण नामक गुणधर्म की व्याख्या की थी। तो तीसरा लिखेंगे फ्रेनल का सिद्धांत। चौथा है आपका फ्रेनल का सिद्धांत। चौथा है आपका फ्रेनल का सिद्धांत। समझ में बात? तो फ्रेनल के सिद्धांत मान लिखो। फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने 1818 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने 1818 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने 1818 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और प्रकाश के ध्रुवण नामक गुणधर्म की व्याख्या की। किसी व्याख्या की? ध्रुवण नामक गुणधर्म की व्याख्या की। ध्रुवण नामक गुणधर्म की व्याख्या की और बताया कि क्या बताया? और बताया कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य ना होके अनुप्रस्थ होती है। और बताया कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य ना होकर अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। बिना जो प्रकार अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ होती है। फटाफट लिखो इसको, प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य ना होके अनुप्रस्थ होती है। हाँ बेटा, अगला जो सिद्धांत दिया है वो दिया है क्लार्क मैक्सवेल ने। किसने दिया है? क्लार्क मैक्सवेल ने दिया है। जो अगला सिद्धांत दिया है वो दिया है क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। किसने दिया है? क्लार्क मैक्सवेल ने दिया है। किसने दिया है? क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया है। और क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्रकाश तरंगे हैं, कौन सी तरंगे? प्रकाश तरंगे। जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। समझिए कैसे तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। मैक्सवेल ने, क्लार्क मैक्सवेल ने वो सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और जिस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गति कर सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसमें गति कर सकती है? निर्वात में गति। किसमें गति कर सकती है? निर्वात में गति कर सकती है। जब प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसमें गति कर सकती है? निर्वात में गति कर सकती है। तो प्रकाश तरंगे भी निर्वात में गति कर सकती है। किसमें गति कर सकती है? निर्वात में गति कर सकती है। समझ बात? ठीक है, ध्यान से सुनो भैया। उसने बताया क्लार्क ने, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज भी मैक्सवेल ने की। किसने की है? मैक्सवेल ने की है। कि मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जिस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गति कर सकती हैं, तो प्रकाश तरंगे भी निर्वात में गति करनी चाहिए। समझ बात? ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की स्पष्ट सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। किसकी पूर्वक? सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। समझ में बात? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दो घटक होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। समझ में बात? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दो फैक्टर होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और संचरण की दिशा। किसकी दिशा? संचरण की दिशा। एक होती है संचरण की दिशा। तीन चीज होती हैं ये, और तीनों ही परस्पर लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा तीनों ही कैसे होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो संचरण के लंबवत होता है। यहाँ अगर ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे गति करता है, संचरण की लंबवत गति करता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और संचरण की लंबवत जो गति होती है वो कौन सी होती है? मैं तरंगे आपको दो बताई थी 11वीं क्लास में। यदि कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तो बेटा उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो तरंग संचरण की कैसे लंबवत कंपन करते हैं। जब लंबवत कंपन करते हैं तो ये तरंगे कैसी हुई? प्रकाश तरंग कैसी हुई? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ठीक है, तो इसको देखो फटाफट जल्दी। 1873 में मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1873 में मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और बताया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जिस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गति करती हैं, जिस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गति करती हैं, जिस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में गति करती हैं, प्रकाश तरंगे भी निर्वात में गति करेंगी। प्रकाश तरंगे भी निर्वात में गति करेंगी। प्रकाश तरंगे भी निर्वात में गति करेंगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर
विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, क्वेश्चन लिखना विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एवं तरंग संचरण की दिशा, एवं तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ई वेक्टर बी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ई वेक्टर बी वेक्टर तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं, तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति, इसलिए इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, इसलिए इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इस प्रकार मैक्सवेल ने, इस प्रकार मैक्सवेल ने अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की। इस प्रकार मैक्सवेल ने अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की। अगला सिद्धांत आता है मैक्स प्लांक का। किसका आता है, मैक्स प्लांक का। ठीक है, जो अगला सिद्धांत है वो है आपका 6 नंबर का है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक का सिद्धांत है, मैक्स प्लांक का सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया है 1900 में। किसमें दिया, किसने दिया है, 1900 ईस्वी में दिया है। ठीक है, और प्लांक ने क्या कहा है कि प्लांक ने कहा है प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण कणों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कणों के रूप में होता है। और प्रत्येक, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है। समझ में बात। तो इसमें मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ 13 पाठ में, 13 नंबर का पाठ है जिसमें बता चुका हूँ कि प्रकाश का उत्सर्जन एवं अवशोषण कणों के रूप में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। लिखो फटाफट जल्दी। मैक्स प्लांक ने 1900 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैक्स प्लांक ने 1900 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश का उत्सर्जन एवं अवशोषण, प्रकाश का उत्सर्जन एवं अवशोषण कणों के रूप में होता है, कणों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है। लिख लेना है कि कितनी होती है, E बराबर में h न्यू, E बराबर में h न्यू। ठीक है, तो h क्या है, यहाँ h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। मान लिख लेना h का मान आप जानते हो कितना होता है, 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल प्रति सेकंड। ठीक, कितना होता है, जूल प्रति सेकंड। समझ में आई बात, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड मतलब क्या है इसका, जूल सेकंड, जूल सेकंड। ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है, जूल सेकंड। ठीक है, तो ये आपके कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए थे। इसके बाद हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पाठ की स्टार्टिंग लगभग यहाँ से होती है, तो यहाँ से आप ध्यान दें। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र। अगला जो आपका टॉपिक है वो है तरंगाग्र, तरंगाग्र। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसे, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। अगला जो टॉपिक है आपका वो है तरंगाग्र। देखो तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, तरंगाग्र क्या होता है, ध्यान से सुनो। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र की कहानी बहुत ही यहाँ चलती रहेगी इस चैप्टर में, तो आप ध्यान से सुने। तरंगाग्र होता है कोई भी प्रकाश स्रोत है, आप जानते हैं प्रकाश, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब प्रकाश स्रोत है। कोई भी प्रकाश स्रोत है, मान लिया ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ,
ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ, समझ में आई बात। कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे एक निश्चित दूरी पर, तो इस उससे एक निश्चित दूरी पर, तो यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली, एक निश्चित दूरी मान ली, ठीक है। उससे एक निश्चित दूरी पर यहाँ तक की दूरी हो गई r, यहाँ तक की दूरी हो गई r, यहाँ तक की दूरी r और यहाँ तक की दूरी r। तो कोई भी प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत लिया मैंने, किसी भी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दूरी पर प्रकाश से उत्पन्न कणों का ऐसा बिंदु पथ। अब भाई आपको पता है यहाँ कणों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कणों की बात करेंगे। प्रकाश के कणों का एक ऐसा बिंदु पथ जिस पर प्रकाश का प्रत्येक कण या प्रकाश के सभी कण समान कला में होते हैं, किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं, ऐसा बिंदु पथ क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। जो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश का ऐसा बिंदु पथ जिस पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में होता है, किसमें होता है, समान कला में होता है, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। बेटा मैंने अभी एक प्रकाश स्रोत माना था, ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ, ठीक है, और इस प्रकाश स्रोत से निश्चित दूरी पर, ये प्रकाश स्रोत है, इससे कोई निश्चित दूरी ली मैंने, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर मैंने ये निश्चित दूरी ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, ठीक है। तो मैंने परिभाषा क्या बताई आपको, ध्यान से सुनो कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश के एक निश्चित दूरी पर प्रकाश के कण, यहाँ सब प्रकाश के कण पहुंचे, ठीक है, प्रकाश के कणों का एक ऐसा बिंदु पथ जिस पर स्थित प्रत्येक कण, जिस पर स्थित प्रत्येक कण, बहुत सारे कण होंगे ना, जिस पर स्थित प्रत्येक कण कैसी कला में हो, समान कला में हो, कैसी कला में हो, समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। समझो, आपने टॉर्च को देखा होगा, टॉर्च से इस प्रकार से बोले जाते हैं, आपने क्या किया, टॉर्च है, टॉर्च का प्रकाश आपने यहाँ बोर्ड पे डाला तो इस प्रकार से एक चमकीला धब्बा बनेगा, इस प्रकार से एक चमकीला धब्बा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से एक चमकीला धब्बा बनेगा, ठीक है, और वो क्या कहलाएगा बेटा, तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश के कणों का ऐसा बिंदु पथ जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, जिस पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। बताओ, तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कौन कौन से होते हैं, देखो, पहला जो तरंगाग्र होता है, पहला जो तरंगाग्र होता है फर्स्ट, वो होता है गोलीय तरंगाग्र। कौन सा होता है, गोलीय तरंगाग्र। पहला जो तरंगाग्र होता है वो होता है गोलीय तरंगाग्र। इसे कहते हैं स्फेरिकल, क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। दूसरा जो तरंगाग्र होता है, दूसरा जो तरंगाग्र होता है वो होता है बेलनाकार। कौन सा होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है। कौन सा होता है, बेलनाकार तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र। तरंगाग्र तीन प्रकार के उदाहरण में, पहला तरंगाग्र है गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में आई बात, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका, तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। कौन सा होता है, समतल तरंगाग्र। कौन सा होता है, समतल तरंगाग्र। जिसे क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आई बात, क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपको तरंगाग्र के बारे में समझ में आया, तो आप फटाफट हेडिंग डालो, तरंगाग्र की परिभाषा लिखो, फटाफट तरंगाग्र की परिभाषा लिखो भैया।
ठीक है। तरंगाग्र की परिभाषा लिखो, वेव फ्रंट हेडिंग डालो और लिखो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कणों का ऐसा बिंदुपथ किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कणों का ऐसा बिंदुपथ जिस पर प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, जिस पर प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। दोबारा सुनो, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कणों का ऐसा बिंदुपथ जिस पर प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है। कला आपको बताई थी, कला क्या होती है? स्थिति और दिशा को बताती है। किसी भी कण की स्थिति और दिशा को बताती है। सभी कणों की स्थिति और दिशा एक ही होगी। ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर सभी कणों की स्थिति, और 11वीं क्लास में कला के बारे में बताया था। कला क्या होती है? किसी भी कण की स्थिति को बताती है और दिशा को बताती है। क्या बताती है? स्थिति को और दिशा को। तो एक ऐसा बिंदुपथ, एक ऐसा पृष्ठ प्राप्त होगा जिस पर जितने भी कण होंगे उनकी कला क्या होगी? समान होगी। कला क्या होगी? समान होगी। ऐसा जो पृष्ठ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कणों का ऐसा बिंदुपथ जिस पर प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। नीचे लिखो, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तीनों लिखो फटाफट जल्दी। तीनों लिखो, गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल, वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तीनों लिखो। पहली हेडिंग डालो जल्दी फटाफट। पहली हेडिंग डालो, गोलीय तरंगाग्र। पहली हेडिंग डालो, गोलीय तरंगाग्र। पहली हेडिंग डालो या गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र कौन तरंगाग्र? गोलीय तरंगाग्र। पहली हेडिंग डालो, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। फटाफट SPH, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। फटाफट। हाँ भाई, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? गोलीय तरंगाग्र जब उत्पन्न होते हैं, गोलीय तरंगाग्र जब उत्पन्न होते हैं जब आपका कोई जो प्रकाश स्रोत हो वो बिंदुवत हो। कैसा हो? बिंदु के बराबर हो, पॉइंट सोर्स हो। क्या हो? पॉइंट सोर्स हो। बिंदु के आकार का यदि कोई आपका कोई सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, बिंदु के आकार का यदि कोई आपके पास प्रकाश स्रोत है, ठीक है, तो उससे उत्पन्न तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलीय तरंगाग्र होते हैं। कैसे होते हैं? गोलीय तरंगाग्रों में जो पर्दा और सोर्स होता है, सोर्स मतलब प्रकाश स्रोत, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और जो पर्दा जहाँ प्राप्त कर रहे हैं तरंगाग्र को, ठीक है, यहाँ मानिए हम बोर्ड में प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ सोर्स और इनके बीच की दूरी कैसे होती है? सीमित होती है। कैसे होती है? सीमित होती है। समझ में आपको? फटाफट लिखो इसमें, यहाँ फटाफट लिखो इसमें, ठीक है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्राप्त बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। क्या होता है? गोलीय या गोलाकार
तरंगाग्र होता है। क्या तरंगा होता है? गोलीय या गोलाकार तरंगाग्र होता है। गोलीय तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए, प्रकाश स्रोत व पर्दा सीमित दूरी पर होनी चाहिए। पर्दा सीमित दूरी पर होने चाहिए। फटाफट देखो, चलिए बात हुई बिंदुवत प्रकाश स्रोत से। कोई बिंदुवत पॉइंट छोटा सा, बहुत छोटा सा कोई प्रकाश स्रोत है, उससे जो तरंगाग्र प्राप्त होगा। कैसे? ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ छोटा सा, ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका प्रकाश स्रोत। क्या हुआ? प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत। ये कोई प्रकाश स्रोत हुआ, ठीक है, तो इससे प्रकाश हो जाएगा, ऐसे जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर्दा लगा दिया, तो पर्दे पर जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र। इसको आप फटाफट बना दीजिए, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश जा रहा है, ये फटाफट जल्दी बनाए, ठीक है। और ये जहां पर्दा है, क्या है? पर्दा। तो प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदुवत है, बहुत छोटा प्रकाश स्रोत है, तो उससे कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र। ये कैसा तरंगाग्र हुआ? गोलीय तरंगाग्र। कौन सा हुआ ये? गोलीय तरंगाग्र। समझ में बात? ठीक है, फटाफट बताइए। कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये कोई बिंदु प्रकाश स्रोत है, पॉइंट सोर्स है। क्या है? पॉइंट सोर्स। कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, बहुत छोटा कोई प्रकाश स्रोत है, उससे जो तरंगाग्र प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वो होता है यार गोलीय तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र होता है? गोलीय वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। समझे आप? स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है, फटाफट बता रहा हूं। हाँ, अगला तरंगाग्र कैसे प्राप्त? अगला तरंगाग्र कौन सा है? अगला तरंगाग्र कौन सा है? अगला जो तरंगाग्र है वो आपका है, अगला जो तरंगाग्र है वो आपका है बेलनाकार। कौन सा है? बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। ये कैसे प्राप्त होता है? जो बेलनाकार तरंगाग्र है वो किसी रेखीय स्रोत से या बेलनाकार स्रोत से प्राप्त होता है। किससे? किसी रेखीय स्रोत या बेलनाकार स्रोत से जो तरंगाग्र प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। कैसा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे किसी रेखीय या बेलनाकार, किसी रेखीय बेलनाकार या किसी रेखीय बेलनाकार क्षण या स्लिट भी एक बेलनाकार क्षण होती है। स्लिट से प्राप्त तरंगाग्र, स्लिट से प्राप्त तरंगाग्र किसी रेखीय ऑब्लिक बेलनाकार क्षण या स्लिट से प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। क्या होता है? बेलनाकार तरंगाग्र होता है। बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तो देखो मैंने
ठीक है। तो ये मैंने प्रकाश स्रोत ले लिया, ये क्या है आपका प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक है। और कैसा है ये रेखीय है, कैसा है रेखीय, रेखीय प्रकाश स्रोत है, कैसा रेखीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है। ये कोई रेखीय प्रकाश स्रोत हुआ, इससे जो तरंगांक प्राप्त होता है, इससे जो तरंगांक प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, इससे जो तरंगांक प्राप्त होगा वो कैसा होगा बेलनाकार तरंगांक, कैसा होगा बेलनाकार तरंगांक प्राप्त होगा, कैसा बेलनाकार। तो यहाँ मैंने एक तरंगांक बना लिया है बेलनाकार तरंगांक, कौन सा बना लिया है बेलनाकार तरंगांक बना लिया है। तो ये जो तरंगांक प्राप्त हुआ है ये क्या तरंगांक प्राप्त हुआ है बेलनाकार, कैसा प्राप्त हुआ है बेलनाकार तरंगांक प्राप्त हुआ है। ये हुआ आपका बेलनाकार तरंगांक, ठीक है। फटाफट लिखो यहाँ बेलनाकार तरंगांक, ये आपका बेलनाकार तरंगांक प्राप्त हुआ है। जब प्रकाश स्रोत कैसा है आपका बेलनाकार है, कैसा है बेलनाकार है। जब प्रकाश स्रोत बेलनाकार है तो उससे जो तरंगांक प्राप्त हुआ है वो कैसा तरंगांक प्राप्त हुआ है, ठीक है बेलनाकार तरंगांक प्राप्त हुआ है। रेखीय कोई स्रोत है तो उससे जो तरंगांक प्राप्त हुआ है वो कैसा प्राप्त हुआ है भैया, ठीक है कैसा प्राप्त हुआ है बेलनाकार तरंगांक। फटाफट बनाओ जल्दी। अगला देखो ये, अगला देखो फटाफट, अगला कौन सा है, अगला है आपका समतल तरंगांक, समतल तरंगांक। अगला है समतल तरंगांक, समतल तरंगांक, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंगांक। क्या तरंगांक है समतल तरंगांक। समतल तरंगांक आप कैसे बनेगा समतल तरंगांक, जब पर्दा कोई भी स्रोत हो, रेखीय स्रोत हो, बिंदुवत स्रोत हो, कैसा भी स्रोत हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी रेखीय स्रोत या बिंदुवत स्रोत और पर्दे के मध्य की किसी भी रेखीय या बिंदुवत स्रोत और पर्दे के मध्य की दूरी अनंत हो, बहुत ज्यादा हो, क्या हो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो उनसे जो तरंगांक बनता है वो एक समतल तरंगांक, उनका जो हिस्सा बनता है वो कैसा बनता है समतल तरंगांक प्राप्त होता है। कैसे कैसा प्राप्त होता है समतल तरंगांक प्राप्त होता है। किसी प्रकाश स्रोत कैसा भी हो सकता है वो, या तो हो सकता है बिंदुवत, कैसा हो सकता है या तो हो सकता है बिंदुवत या फिर रेखीय, कैसा रेखीय। कोई भी किसी प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखीय और पर्दे के मध्य की दूरी बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, तो समतल तरंगांक कैसा समतल तरंगांक प्राप्त होता है। कैसा तरंगांक प्राप्त होता है समतल तरंगांक प्राप्त होता है जब किसी प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य की दूरी क्या हो बहुत अधिक हो, अनंत हो, ठीक है, अनंत का मतलब बहुत अधिक हो, ठीक है। तो कैसा प्राप्त होता है समतल तरंगांक प्राप्त होता है। जैसे कि मेरे ये कोई स्रोत ले लिया, कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जानी बहुत
दूर तक जा रही, ठीक है, तो इनसे एक समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा, समझना, ठीक है, समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। इनसे जो तरंगाग्र प्राप्त हो कैसा होगा? समतल तरंगाग्र होगा। कैसा होगा? समतल तरंगाग्र होगा, समझना। ये हो गया प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है, ये क्या है आपका? प्रकाश स्रोत। तो इनसे जो तरंगाग्र प्राप्त हुआ है वो क्या तरंगाग्र प्राप्त हुआ है? समतल तरंगाग्र प्राप्त हुआ है। कैसा तरंगाग्र प्राप्त हुआ है? समतल तरंगाग्र प्राप्त हुआ है, समझ में बात, ठीक है। समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। क्या तरंगाग्र प्राप्त होता है? समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तरंगाग्र कैसा है? समतल तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र, समतल, समतल तरंगा, ठीक है। कब प्राप्त होता है? जब प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत और पर्दा कैसी दूरी पे हो? बहुत ज्यादा दूरी को, कैसी दूरी पे हो? बहुत ज्यादा दूरी पर हो। तो जो प्रकाश, जो तरंगाग्र प्राप्त होता है वो कैसा तरंगाग्र प्राप्त होता है? समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है, समझ बात, ठीक है। फटाफट तो तरंगाग्र के बारे में मैंने आपको बताया, तरंगाग्र के बारे में आपको बताया, ठीक है। तरंगाग्र के प्रकार के 3 प्रकार के, समझ में बात, ठीक है। तो आगे से अगली क्लास में हम बात करेंगे हाइगेन का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, हाइगेन का सिद्धांत की बात करेंगे। हाइगेन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।